अब से हम बात करेंगे एक नई सीरीज की, दैट इज फिलोसफी ऑफ आर्किटेक्ट्स। इस सीरीज में हम बात करेंगे डिफरेंट आर्किटेक्ट्स के डिफरेंट फिलोसफी के बारे में, उनके वर्क्स, उनके अचीवमेंट्स और उनका क्या मानना था आर्किटेक्चर को लेके, उनके डिज़ाइन, उनके द्वारा डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग्स की उनकी क्या फिलोसफी थी। तो इस सीरीज़ में हम डिफरेंट आर्किटेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम आज के पहले आर्किटेक्ट वोल्टर ग्रोपियस के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है जगमोहन सिंह और आज हम बात करते हैं वोल्टर ग्रोपियस के बारे में। तो स्टार्टिंग विद द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर वोल्टर ग्रोपियस। तो वोल्टर ग्रोपियस का फुल नेम था जॉर्ज वोल्टर एडोल्फ ग्रोपियस। ठीक है, तो ये 18 मई 1883 में इनका बर्थ था जर्मनी के बर्लिन सिटी के अंदर। और ये एक जर्मन अमेरिकन आर्किटेक्ट थे और ये साथ ही साथ एक टीचर भी थे, यानी कि एक एडुकेटर भी थे। ये इन्फ्लुएंशियल प्रोपोनेंट ऑफ मॉडर्न डिज़ाइन, मतलब ये मॉडर्न डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफर किया करते थे और ये कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते थे मॉडर्न डिज़ाइन को। और इन्होंने अपने आइडियाज़ को बॉहाउस स्कूल से इन्होंने स्प्रेड भी किया। इन्होंने बताया कि मॉडर्न डिज़ाइन को हमें बनाना चाहिए। ये जो सीखे थे, ही वॉज टोल्ड बाय हिज फादर, यानी कि इनके फादर वो भी एक आर्किटेक्ट थे और उन्होंने वहाँ से अपनी चीज़ें, बेसिक एजुकेशन स्टडी वहाँ से उन्होंने ली अपने फादर से। और जो स्टडी ऑफ स्केल्स एंड प्रपोर्शन जो थे उन्होंने अपने अंकल से सीखे थे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्केल एंड प्रपोर्शन उन्होंने अपने अंकल से सीखे थे। और उन्होंने 7 मंथ स्पेन में स्टडी किया था, जहाँ पर वो पीटर बेरेन से मिले थे, जो कि बाद में चल के 1908 में उन्होंने उनके साथ काम किया, मतलब उनके अंडर काम किया। 1934 में वो यूके लंदन को मूव कर गए थे और वहाँ पे उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर ऑफ डिज़ाइन भी बनाया गया था। तो वो ही वाज द कंट्रोलर ऑफ डिज़ाइन। इन 1937 ही डिपार्टेड लंदन फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो 1937 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए थे और उन्होंने जो अपना आर्किटेक्चर का जो करियर है वो बहुत ऐसे एज में स्टार्ट किया था जब अधिकतर लोग रिटायरमेंट की एज होती थी। तो वोल्टर ग्रोपियस ने वहाँ पर अपना करियर को फुल एंथुसियाज्म और फुल वाइटैलिटी से उन्होंने अपना स्टार्ट किया था, अपना करियर, आर्किटेक्चर करियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके साइकोलॉजी ऑफ हिज थॉट। वो क्या सोचते थे आर्किटेक्चर के बारे में, क्या उनके थॉट्स थे। तो वोल्टर ग्रोपियस वाज नॉट ओनली एन आर्किटेक्ट बट एन एडुकेटर टू। वो आर्किटेक्ट के साथ साथ एक टीचर भी थे और वो अपने आप को इन्फ्लुएंस करते थे बाय कांस्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग। वो ज़्यादातर सीखने की कोशिश किया करते थे, कहीं से भी अगर उन्हें कुछ सीखने को मिलता था तो वो सीखने की कोशिश किया करते थे और वो अपने आसपास नॉलेज का माहौल रखते थे। तो जिससे क्या है, वो एक तरह से उन्हें इंस्पिरेशनल है या सीखने की कोशिश जो अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो उनका भी यही मानना था और वो ऐसा क्या करते थे। हिज इंस्ट्रक्शनल मेथड्स वर डिफरेंट। उनके जो टीचिंग स्टाइल थी वो डिफरेंट थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो टीच करते थे तो उनका जो और टीचर से जो अलग था उनका टीचिंग स्टाइल, उनका फुल कमांड था ओवर द एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब वो अपनी बिल्डिंग्स में जहाँ पर वो एलिमेंट्स यूज किया करते थे, वो प्रॉपर अपना एलिमेंट्स यूज किया करते थे। किसी भी एक बिल्डिंग में जब भी कोई बिल्डिंग डिजाइन करते थे तो ही हैव फुल कमांड ओवर द एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर। जो भी वो एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं वो यूज करते थे। जैसे इंटरनेशनल मॉडर्न स्टाइल, उनका मॉडर्न स्टाइल, ये उनका स्टाइल था आर्किटेक्चर का। वो साथ में यूज किया करते थे ग्लास और कर्टेन वॉल्स का भी यूज किया करते थे। ठीक है, और वो अपनी बिल्डिंग्स में बिग ब्लॉक्स डिजाइन किया करते थे। जो बिल्डिंग्स थे दैट ही यूज्ड टू डिजाइन बिग ब्लॉक्स एंड कॉर्नर लेफ्ट फ्री फॉर विजिबल सपोर्ट। जो बिल्डिंग्स के कॉर्नर थे वो छोड़ दिया करते थे फॉर विजिबल सपोर्ट के लिए। He believed that all artists must be familiar with the crafts and initial training for artists and craftsmen should be same. That is introduction to forms, color and nature of material. उनका ये मानना था कि जो भी कोई क्राफ्ट या आर्टिस्ट है उनके जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो सेम होनी चाहिए। इनिशियल ट्रेनिंग में वो क्या सेम होना चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू फॉर्म, बिल्डिंग के जो शेप्स हैं उनका फॉर्म, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन सेम होना चाहिए। जो कलर्स हैं,
कलर्स के लिए कोई भी क्राफ्ट्समैन है, नॉट ओनली इन आर्किटेक्ट, अगर कोई भी अपने आपको क्राफ्टमैन या आर्टिस्ट है, उसकी इनिशियल ट्रेनिंग सेम होनी चाहिए। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा है, ये सारी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो सभी आर्टिस्ट की एक कॉमन ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये ऐसा उनका मानना है। उनके जो प्रोग्राम थे उसमें एक हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। जो उनके एफर्ट थे लैंडस्केप आर्किटेक्चर का और प्लानिंग का, एक कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलता है। वो अपनी प्लानिंग को अपने लैंडस्केप के साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे। बिल्डिंग का प्लानिंग है, बिल्डिंग की डिजाइन है, और साथ ही साथ बिल्डिंग के बाहर जो भी लैंडस्केप है वो आपस में मर्ज करके रखते थे अपने डिजाइन के अंदर। और उस टाइम पर, जिस टाइम पर इनका फेज था, वर्किंग फेज था, तब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन था। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो नया नया मशीनरी का यूज था। तो इन्हें पता है, इन्हें उस टाइम पता था कि हम मशीन्स का यूज करके अपना ज्यादा बेटर बिल्डिंग्स को बना सकते हैं। तो इन्होंने बेसिकली यूज ऑफ मशीन को एनकरेज किया। वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था और वो उस फेज में पार्टिसिपेट करे और उन्होंने मशीन्स को सपोर्ट किया। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि हम मशीन्स का यूज करके अपनी बिल्डिंग्स को एडवांस तरीके से बना सकते हैं, अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यूज किया था, ही एनकरेज द यूज ऑफ प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स। उन्होंने प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स का भी एनकरेज किया था, जो कि प्री कास्ट यूनिट जो रहती है उसको भी उन्होंने एनकरेज किया था। उनके कुछ डिजाइन्स की हम बात करेंगे जो उन्होंने अपने वर्क किया था अपने करियर में, जो उनके फेमस वर्क थे। उसमें से फर्स्ट हम बात करेंगे हार्वर्ड ग्रेजुएट सेंटर। कैम्ब्रिज में इनका हार्वर्ड ग्रेजुएट सेंटर है। तो ये कैम्ब्रिज में 1945 से लेकर 1950 के बीच में ये बना था। और बेसिकली इट वाज अ ग्रुप ऑफ 8 बिल्डिंग्स। 8 बिल्डिंग का ग्रुप था, जो कि एक अरेंजमेंट था, ऑक्स ब्रिज पैटर्न पर अरेंजमेंट था। मेन कि बीच में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड था और साइड में बिल्डिंग्स यहाँ पे अरेंज करी थी। इस इमेज में हमें देखने को मिलता है जैसे सेंट्रल में कोर्टयार्ड है, छोटे बड़े कोर्टयार्ड्स यहाँ पे सेंटर एरिया में छोड़े गए थे। और उनके साइड में, सराउंड में 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें देखने को मिले थे। यहाँ पर वेरियस बिल्डिंग्स थी, जैसे कि डॉर्मेट्रीज, कॉमन रूम्स और रेफ्रेक्टरीज एंड लॉन्ज, जो कि वो कन्वर्टेबल लॉन्ज था, एक कन्वर्ट होके वो मीटिंग हॉल में भी बन सकता था। फॉर 250 पीपल्स के लिए वो एक मीटिंग हॉल भी बन सकता था। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो डॉर्मेट्री ब्लॉक्स थे वो एक्चुअल में रीइंफोर्स कंक्रीट से बने थे, मेरे भी यानी कि आरसीसी से बने थे। और जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं वो स्टील से बनी थी। तो उन्होंने स्टील एंड कंक्रीट का दोनों का यहाँ पे यूज किया था। और इन्होंने विजुअल बैलेंस भी रखा था अपनी बिल्डिंग्स में, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एम्फसाइज किया था और उसके साथ साथ उन्होंने वर्टिकल बैलेंस भी रखा था। जितने भी वर्टिकल हम हाइट ले रहे हैं और उसको बैलेंस किया था रेक्टेंगुलर बिल्डिंग को प्रोवाइड करके। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर बिल्डिंग प्रोवाइड करके इन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों विजुअल बैलेंस रखे थे। ये कुछ इमेजेस हैं हार्वर्ड ग्रेजुएट सेंटर कैम्ब्रिज के, इंटीरियर और एक्सटीरियर में जो पैटर्न और जो डिजाइन वहां पे यूज हुए थे। सेकंड इज फेगस फैक्ट्री। ये एल्फेल्ड में है, जर्मनी में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। तो ये एल्फर्ड एंड डरलीन, इस प्लेस में 1911 में इसको कंस्ट्रक्ट बनाया गया था। और इट वाज एन कोलैबोरेशन विद एडोल्फ मेयर। और ठीक है, तो इनका ये कोलैबोरेशन था एडोल्फ मेयर के साथ, इन्होंने डिजाइन किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। और इट वाज हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंट कमीशन। तो इनको एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट कमीशन था ये प्रोजेक्ट। तो इसमें जो एक बहुत स्ट्राइकिंग जो चीज थी, जो बहुत एक हम नोटिसेबल जो चीज थी, इट वाज द सिंप्लिसिटी एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द आर्किटेक्चर। ये बिल्डिंग ऐसा, इसमें कोई बहुत ज्यादा यूनिक आर्किटेक्चर हमें देखने को नहीं मिल रहा। ये बहुत सिंपल बिल्डिंग थी और इसमें हमें इनके आर्किटेक्चर में कॉन्फिडेंस भी देखने को मिल रहा था कि कैसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बिल्डिंग यहाँ पे डिजाइन करी है। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लैंडस्केप के साथ इन्होंने बिल्डिंग, इनका फिलोसफी है कि जो बिल्डिंग को प्लान कर रहे हैं लैंडस्केप के साथ प्लान करें। तो सेम फेगस फैक्ट्री में भी इन्होंने जो बिल्डिंग को डिजाइन किया है, कीपिंग इन माइंड द सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग के साथ इन्होंने वर्क किया है इस बिल्डिंग में, जो सराउंडिंग्स को देखते हुए यह बिल्डिंग को डिजाइन किया। इट वॉज कॉल्ड बाय द ग्रोपियस एंड आर्टिस्टिक एंड प्रैक्टिकल डिजाइन। तो ठीक है, ग्रोपियस, वॉल्टर ग्रोपियस का ये एक आर्टिस्टिक एंड प्रैक्टिकल डिजाइन इसको माना गया था। ये काफी प्रैक्टिकल है, सिंपल है येट प्रैक्टिकल डिजाइन भी है ये।
Fergus building was the first to extract the full aesthetically revolutionary impact from the structural development. तो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ ये एक एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्डिंग बहुत यूनिक है ये। जनरली क्या होता था कि जो बिल्डिंग अगर हम स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ बनाते हैं तो उतना एस्थेटिकली ब्यूटीफुल नहीं हो पाती थी, लेकिन फेगस फैक्ट्री में ऐसा नहीं था। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ वो देखने में भी काफी ब्यूटीफुल थी वो बिल्डिंग, ठीक है। और फेगस फैक्ट्री स्ट्रक्चर वाज एक्चुअली अ hybrid construction of brick columns, steel beams and concrete floor slabs and stairways। तो इन सब का it was a hybrid construction। तो इन्होंने ब्रिक्स का भी यूज किया था, स्टील का भी यूज किया था, कॉलम्स का भी यूज किया था, कंक्रीट का भी यूज किया था, स्लैब्स का भी यूज किया था, स्टेयरवेज का भी यूज किया था। तो इट वाज अ कंप्लीट हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने एक साथ यहाँ पे यूज करी थी। साथ ही साथ इट वाज अ स्टील फ्रेम सपोर्टिंग द फ्लोर्स को स्टील फ्रेम ने सपोर्ट किया था। और जो ग्लास स्क्रीन थी वो वाज अ एक्सटर्नल वॉल्स। तो ग्लास स्क्रीन को एज अ एक्सटर्नल वॉल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। हमें यहाँ इस इमेज में देखने को मिल रहा है दीज आर द ग्लास स्क्रीन जो उन्होंने एक्सटर्नल वॉल्स में यूज किया था, ठीक है। ये वाले हमें ग्लास वॉल फेगस फैक्ट्री में देखने को मिल रहा। तो ग्लास स्क्रीन का यूज किया था क्योंकि इन्होंने एक प्रॉपर व्यू मिलता था इनसाइड से। ऑब्वियसली ग्लास से इनसाइड से एक प्रॉपर व्यू हमें बाहर का देखने को मिलता है। और ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जहां पे वॉल्स आर नो लॉन्गर सपोर्टर्स। पहले वॉल्स को हम यूज क्या करते थे एज अ सपोर्टर बस, लेकिन इस बिल्डिंग में वॉल्स एक सपोर्टर नहीं थे। पूरी बिल्डिंग स्टील एंड कंक्रीट कॉलम्स पर थी। तो जो वॉल्स थी एक्चुअली देयर वाज अ कर्टेन वॉल्स, ग्लास वॉल्स का यहाँ पे यूज किया था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज इट वाज डोमिनेशन ऑफ वॉइड्स ओवर सॉलिड्स। मीन्स यहाँ पर वॉइड्स को ज्यादा यूज किया है, जो एम्प्टी स्पेस है, इंटरनल जो स्पेस है उसका ज्यादा यूज किया है रेदर देन कि हम सॉलिड्स बहुत बड़े बड़े और थिक वॉल्स का यूज करें, हैवी कॉलम्स का यूज करें। तो यहाँ पर वॉइड्स को ज्यादा यूज किया है। तो एक हमें कंप्लीट रिलेशन देखने को मिल रहा है कि वॉइड्स ज्यादा इसमें यूज हो रहे हैं और सॉलिड्स जो है वो कम यूज हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ द प्लेन सरफेस प्रीडोमिनेट इन दिस फैक्ट्री। तो प्लेन सरफेस वाज आल्सो डोमिनेटिंग अ पार्ट ऑफ दिस फैक्ट्री। एक और इनका फेमस वर्क वाज ग्रोपियस हाउस, इनका खुद का घर, ठीक है। वॉल्टर ग्रोपियस ने अपना खुद का घर डिजाइन किया था। तो वो भी एक बहुत फेमस है, लिंकन मैसेच्यूसेट्स। तो ये 1937 से 1938 के बीच में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था और ये एक पार्टनरशिप था विद मार्केल बर्लर के साथ। इनका एक पार्टनरशिप था लिंकन में। और इन्होंने अपने खुद के घर में जो यूज किया था वाज द टिम्बर रेनफोर्स्ड स्टील, ठीक है। तो टिम्बर रेनफोर्समेंट का यूज किया था स्टील के साथ। और इन्होंने मतलब बेसिकली टिम्बर और स्टील का एक मिक्सचर यहाँ पे यूज किया था। फ्रंट में टिम्बर क्लैडिंग को इन्होंने यूज किया था अपने हाउस में। टिम्बर क्लैडिंग वाज हंग वर्टिकली। बार बार क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो इन्होंने टिम्बर क्लैडिंग का भी यूज किया था। साथ ही साथ इन्होंने कुछ एक इनकंसिस्टेंट एलिमेंट्स का यूज किया था, जैसे कि स्पाइरल स्टेयरकेस। तो यहां से हमें बाहर से देखने को मिल रहा है इन्होंने एक स्पाइरल स्टेयरकेस का भी यूज किया था अपनी बिल्डिंग में। रूफ टेरेस का भी यूज किया था और एक सन लॉन्च का भी यूज किया था, मतलब टेरेस पर सन बात करने के लिए ओपन टेरेस अपनी हाउस में इन्होंने डिजाइन किया था। इनके हाउस में एक और चीज नोटिसेबल है दैट इन्होंने कोई कॉरिडोर्स प्रोवाइड नहीं करे थे अपने घर के अंदर, कोई कॉरिडोर्स प्रोवाइड नहीं करे थे। और उन्होंने जितने भी स्पेस थे वो आपस में इंटरकनेक्टेड किया था। और ये कह सकते हैं इट वाज अ सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट फॉर द मॉडर्न हाउस प्लानिंग। तो ये ऐसा समझा जा सकता है इस चीज को कि मॉडर्न हाउस प्लानिंग के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आप कॉरिडोर्स ना प्रोवाइड करके डायरेक्टली एक दूसरे के स्पेस में एक्सेस दिया जा सके। जैसे कि इस हमें प्लान में नजर आ रहा है कि ये एंट्रेंस है, ये एक कॉमन हॉल है, साथ में इसी कॉमन हॉल से स्टेयरवेज अटैच्ड है और ये अदर जो स्पेसिस हैं वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है रेदर देन कि हम कोई एक स्पेशल गैलरीज दें या कॉरिडोर्स प्रोवाइड करें। तो ऐसा नहीं था इनके हाउस में।
तो आपस में इंटरलिंक्ड है। और नॉर्मली ये सारी चीज़ें आज हम अपने हाउसेज में देखते हैं, क्योंकि आज के जो हाउसेज हैं वो प्लान्ड है मॉडर्न आर्किटेक्चर के ऊपर, मेनली जो इंस्पायर्ड है दैट इज फ्रॉम मॉडर्न आर्किटेक्चर के जो कुछ की पॉइंट्स हैं वहीं से हमारे आजकल के घर इंस्पायर्ड थे। तो ये इनके लिंकन में जो ग्रूपियस हाउस है उसकी कुछ इमेजेस है, इनके कुछ व्यूज हैं, गार्डन एलिवेशन है, एक्सटीरियर व्यू फ्रॉम साउथ एंड ग्रूपियस हाउस, लिविंग एंड डाइनिंग रूम, राइट। इसके बाद इनका एक बहुत ज़्यादा फेमस या कह सकते हैं एक बहुत प्रोमिनिएंट स्ट्रक्चर, जिन्होंने एक रेवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर, मतलब जितनी तारीफ कर सकते हैं उसमें कम है, दैट वाज बौ हाउस। तो बौ हाउस बेसिकली एक आर्ट स्कूल था जो कि डेसोस जर्मनी में है। तो ये वो ग्रूपियस ने डिज़ाइन किया था अपने पार्टनर मेयर के साथ, और इनमें इनके स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन था। तो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ये एक आर्ट स्कूल डिज़ाइन किया था। तो मेनली जो कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स है वो डिज़ाइन था 5 मेन एलिमेंट्स का यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था, और 3 स्टोरीड ये पूरा स्ट्रक्चर है। सो 5 जो इनके ब्लॉक्स थे दैट वाज वर्कशॉप, डाइनिंग हॉल, स्टूडियो वर्कशॉप, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ट्रेड स्कूल। तो ये 5 ब्लॉक इन्होंने डिज़ाइन किए थे अपने पूरी डिज़ाइन में, जो पूरी बिल्डिंग में इन्होंने 5 ब्लॉक डिज़ाइन किए थे, ठीक है। ये आपस में सेपरेट भी थे। अब इस पूरे स्कूल की जो एक यूनिकनेस है वो ये है कि ये ब्लॉक आपस में एक दूसरे से सेपरेट भी हैं, ऐसा मेरे इमेज में दिख रहा है। ऑल ब्लॉक्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर येट दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये एक बहुत स्पेशल बात है कि ये आपस में सब अलग भी हैं और साथ ही साथ ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। और यहाँ पे स्क्वायर पैनल्ड मेटल विंडोज का यहाँ पे यूज किया है, और उन्होंने एक मास प्रोड्यूस था इंडस्ट्रियल यूनिट, मतलब फैक्ट्रीज में इसको मास प्रोड्यूस किया गया था। एस्थेटिकली बौ हाउस वाज एन एडवांस बिल्डिंग, बट टेक्नोलॉजिकली प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द लिमिटेड फंड इट वाज समवे बिहाइंड द कंटेम्प्रेरी वर्क्स। मीन्स कि एस्थेटिकली तो ये बहुत एडवांस बिल्डिंग थी, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड टेक्नोलॉजी वाइज ये थोड़ी सी बिहाइंड लैग कर रही थी, मतलब ये पीछे था, जो उस टाइम का जो एडवांसमेंट था उससे ये पीछे थे। मे बी कहा गया है कि उस टाइम इतने प्रॉपर फंड्स नहीं थे इस बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए, लेकिन स्टिल ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज था, एक बहुत प्लेन सिंपल फसाड के साथ, जो कि कर्टेन वॉल्स का यहाँ पे फसाड यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो कर्टेन वॉल्स का फसाड यहाँ पे यूज किया है, तो ग्लास एक मटेरियल जो कि एक्सटेंसिवली यहाँ पे यूज किया है। तो बौ हाउस वाज इनक्लोज बाय ग्लास कर्टेन, तो मे बी ग्लास कर्टेन वॉल्स के साथ यहाँ पे यूज किया है। और वो इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली नेचुरल वाइट डे लाइट चाह रहे थे हर अपने रूम्स में, तो ये एक बहुत प्रॉपर एक बेस्ट सोल्यूशन है, दैट इज प्रोवाइडिंग ग्लास कर्टेन वॉल्स। ये फ्लोर प्लान्स हैं बौ हाउस स्कूल के, ठीक है। तो इसमें डिवाइडेड है ये वर्कशॉप, डाइनिंग हॉल, स्टूडियो वर्कशॉप, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ट्रेड स्कूल। तो ये 5 ब्लॉक को यहाँ पे डिजाइन किया गया। कहाँ भागा जा रहा है, ठीक है। दिस इज अ जनरल व्यू ऑफ बौ हाउस बिल्डिंग्स। और यहाँ पे स्टूडेंट की जो स्टूडियो हाउस है उन्होंने अपना कैंटिलीवर बालकनी का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करते हुए डिजाइन किया है। ये कुछ और इमेजेस हैं बौ हाउस स्कूल की। फर्दर तो ये जो पीडीएफ है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो वहां पर आपको इस वीडियो में जो मैं पीडीएफ यूज कर रहा हूँ इस पीडीएफ से आपको मिल जाएगा। तो दिस इज ओवरऑल हमने आज बात करी अबाउट वॉल्टर ग्रूपियस के बेसिक वर्क्स के बारे में, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन, और उनके 2 या 3 फेमस जो बहुत फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर बात करी, और उनकी फिलोसफी को हमने जाना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड किसी आर्किटेक्ट की फिलोसफी के बारे में, उनके लाइफ्स के बारे में हम जानेंगे, उनके वर्क्स के बारे में हम जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।